मीडिया रेगुलेशन, लेट्स लुक एट द पेपर फर्स्ट वंस अगेन सो दैट आपकी थोड़ी याददाश्त ऐसे ऐसा वापस आ जाए। A2 में 60 मार्क्स का पेपर है, पहले 100 मार्क्स का होता था। टाइमिंग वही है लेकिन अब कंटेंट आपको कम लिखना है, विच इज़ गुड। पहले आपने 5 पेजेस 4 पेजेस क्वालिटी कंटेंट लिखने होते थे, अब 2 to 3 पेजेस आर गुड इनफ। ओके, 3 में से 2 करने हैं, चॉइस है, लेकिन हम तीनों कैटेगरीज करेंगे। यू नेवर नो, समटाइम आपको जो कैटेगरी आपको लगता है आपको आती है, स्टिल उसका क्वेश्चन अगर आपको उतना मीनिंगफुल ना लगा तो ऑब्वियसली आपके पास 2 ऑप्शन और होंगी। ठीक है, और सेक्शन भी ऑब्वियसली जब कॉलेज ओपन होगा हम बाद में इसकी तरफ जाएंगे। इट्स अ 30 मार्क्स थिंग। सो अल्टीमेटली वी वुड बी प्लेइंग विद द थिंग कॉल्ड रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड रेगुलेशन। मीडिया का कंट्रोल या मीडिया को रेगुलेट करना, उसकी सारे या सेंसरशिप तो मीडिया में नहीं होती है, हम क्योंकि हम मेजरली बात करेंगे यूरोप की एंड ब्रिटेन की, और वहाँ पे सेंसरशिप नहीं है। हमारे एग्जाम्पल में भी वही चीज़ें होंगी, वहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन है। रेगुलेटरी बॉडीज़ की मैंने आपसे थोड़ा डिस्कशन भी की हुई है, आपसे आपसे यूट्यूब वीडियो भी शेयर की हुई है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था ऑफकॉम और कुछ इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी के केसेस भी शेयर किए थे। सो दीज आर बंच ऑफ क्वेश्चन टिल 2018। 19 के क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दूंगा, वैसे मैंने किए थे, आई डोंट नो इस हैंडआउट में क्यों नहीं है। 20 में एग्जाम नहीं हुआ। सो हमने एटलीस्ट हम तब सेटिस्फाई होंगे उस 15 मार्क्स के लिए जब हम हर तरह का क्वेश्चन कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि जब लेंथ क्वेश्चन की कम हो गई है तो लाइक 15 पेजेस, तो 2-3 पेजेस मोर देन इनफ है। मे बी 2 पेजेस भी इनफ हो जाएं, 2.5 की आप डिजाइन में माइंड में रखो। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छी बॉडी में अच्छी एग्जाम्पल। उन्होंने कहा 1 और मोर मीडिया फॉर्म। मैंने अपनी एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करना है 2 और मोर। कम से कम आपने 2 एग्जाम्पल्स मीडिया फॉर्म्स की देनी, यानी फिल्म एंड वीडियो गेम्स। ठीक है, दोनों को आपने देना है। जब दोनों के बारे में मेंशन करोगे, प्रॉपर बिगनिंग प्रॉपर कंक्लूजन करोगे, आपको ऑटोमेटिकली 2-2.5 पेज हो जाएंगे। ठीक है, और अब ये तो बातें होगी 2-2.5 पेज, इट डजंट साउंड टू बिग, but why on earth we are going to such a hell in hefty and lengthy handouts? ऑब्वियस सी बात है, ये सारी सिचुएशंस हैं, केस स्टडीज हैं। इनमें से आपको अगर मैं आपको ये अगर 3 पेजेस का हैंड आउट है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अल्टीमेटली 1 पेज ही अपने वर्ड में समराइज कर पाओगे, और वही एग्जामिनर के लिए मीनिंगफुल सी चीज़ है। दूसरी बात है, हम इतना ज़्यादा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसलिए जा रहे हैं कि हमें नहीं पता एग्जामिनर किस भी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी वो करंट रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस की बात करता है, कभी वो आर्ग्यूमेंट्स बात करता है अगेंस्ट रेगुलेशन ऑफ मीडिया, कभी वो रेगुलेशन इज इम्पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इसके बारे में क्वेश्चन कर लेता है। सो ही इज गोइंग इन ऑल डायमेंशन। सो वी नीड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज रिगार्डिंग मीडिया रेगुलेशन। ठीक है, सिलेबस चेंज हो गया, बुक अभी तक नहीं आई, पुरानी बुक में रेगुलेशन का नाम निशान भी नहीं है। पुराने बुक में पुराने सिलेबस में ऑल द रेगुलेशन था, तो सब कुछ जो हमने करना है आपने मेरी हेल्प से खुद ही करना है। ऑब्वियसली मैं आपको हैंडआउट्स भी दूंगा, बट हैंडआउट्स वुड बी जस्ट टू ट्रिगर द लर्निंग प्रोसेस। आपको अपनी रिसर्च भी करनी है और वही असाइनमेंट्स में आपको मेंशन करना होगा। वेल, लेट्स मूव ऑन टू टुडेज handout. How well does contemporary media regulations protect the public and how effective are current regulatory practices? सब हमें ये पता है कि मीडिया रेगुलेशन जो है यूरोप में, उसका गवर्नमेंट से आमतौर पे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पब्लिक से रिलेटेड होती है। उन्होंने पब्लिक ऑफेंड ना हो इसलिए अपनी सेल्फ रेगुलेशन की होती है, ताकि अगर कभी कोई मीडिया हाउस कोई मिस्टेक कर ले तो उसको अंदर ही सॉल्व कर दिया जाए, गवर्नमेंट तक बात ना जाए, क्योंकि उसके बाद कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो गई, कोई बहुत ही आउटरेज कोई बड़ा मसला हो गया, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि पीसफुली कामली चीज़ों को अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज हैंडल कर लिया जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट करंट रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस कितनी इफेक्टिव है, और मीडिया जो करंट टेम्पररी यानी आजकल की रेगुलेशंस हैं वो कितना पब्लिक को प्रोटेक्ट करती हैं। अब इस क्वेश्चन का अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एग्जामिनर को थोड़ा इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमें पता है कि BBFC क्या चीज़ है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम हार्मफुल और अनसूटेबल फिल्म्स, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन प्रीवियसली फिल्म सेंसरशिप, पहले वो सेंसरशिप था, अब क्लासिफिकेशन हो गया हुआ है, बिकॉज अब सेंसरशिप वेस्ट में नहीं होती है, was set up as an important non-governmental body। हमें पता है ये स्टैट्यूटरी है, यानी यूं कह लो कि सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है। ये अकॉर्डिंग टू इस पे लॉ की कोई ऐसी सख्ती नहीं है, ये उन्होंने अपना इदारा बनाया हुआ है। विच क्लासिफाइज फिल्म फ्रॉम वेरियस एज ग्रुप्स,
यू फॉर अंडर एज 12 15 18 PG भी इसमें आ जाती, parental guidance and so on. A similar board was later set up in 2003 after the BBFC became unable to classify all films in video games. तो जो चीज़ BBFC के अंडर नहीं आती थी वो पैगी के अंडर आती थी. पैगी जो है वो गेम्स को डील करता है. ये दो चीज़ें आपने एग्जामिनर को बता दी, उसको पता लग गया कि बच्चे का नॉलेज है, बच्चे की रिसर्च है. ओके, moving on. Examiner look at sex, violence, language, drugs, antisocial. अब ये ना ये एग्जाम का सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये हो सकता है इंट्रोडक्शन. अच्छा, अब ये मैं आपसे, ठीक है, ये आपके लिए लिखा हुआ है कि एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा होता है. दूसरी बात ये है कि ये जो एग्जामिनर हैं यहाँ पे एटलीस्ट हम BBFC के एग्जामिनर्स के बारे में बात कर रहे हैं. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आई टुक इट सम अदर वे. वो दूसरा हैंड आउट था प्रॉबेबली. तो जो BBFC के एग्जामिनर है ना, वो देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज, एंटी सोशल बिहेवियर, कोई टोन, कोई कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग अगेंस्ट अ कंट्री, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है. उसकी बेस पे वो उसको क्लासीफाई कर देते हैं. इन ऑब्वियसली अगर कंट्री के अगेंस्ट बहुत होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ चीज होगी तब तो वो उसको बैन कर देंगे ना, फिर तो सेंसर कर देंगे, रिपोर्ट करेंगे वो केस. लेकिन 99% जो है वो ऐसा नहीं होता, तो फिर वो उसको क्लासीफाई करते हैं. इन ऑर्डर टू हैव अ क्लासिफिकेशन which are as impartial as possible, the BBFC uses a minimum 2 examiners for each case, although external examiners may need to input for more difficult cases. अगर आपने 13 reason why देखा है या अगर आपको वेस्टर्न सोसाइटी का पता है, तो जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, नॉन क्रिमिनल नेचर के, समटाइम वो कोर्ट में जाते जरूर है, लेकिन जज जो है वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं करता. उसमें उन्होंने ज्यूरी एंड पैनल होता है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के लोग उस पैनल का हिस्सा होते हैं. डॉक्टर, इंजीनियर्स, पेरेंट्स, स्कूल टीचर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कह लो. डिफरेंट तरह के लोग होते हैं. आमतौर पे पता नहीं, मूवीज में तो 20 25 30 लोग दिखाए जाते हैं. रियल वर्ल्ड में आई डोंट नो इतने लोग होते होंगे या इससे कम होते होंगे. बट ये लोग जो है ना, ये सोशल इश्यूज के ऊपर जज की जजमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो BBFC भी जजमेंट, वो लीगल जज मैंने बोला था, BBFC के जजमेंट में भी ये होता है कि वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है, एग्जामिन करने वाले लोग, उनको भी रेफर करते हैं डिफिकल्ट केसेस के लिए. स्पेशलिस्ट एडवाइस इज टेकन अंडर कंसिडरेशन व्हेन लीगल matters come into hand. For example, what you can and cannot legally show in the cinema. जैसे जो मैंने आपसे बात की थी, वेस्ट में हर तरह का कंटेंट दिखाया जा सकता है, लेकिन वो हर तरह के एज ग्रुप को सेल नहीं किया जा सकता. हाँ, क्या चीज़ नहीं दिखाई जा सकती? अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि एंटी कंट्री हो, कोई लोगों को उकसाया जा रहा हो, ठीक है, टू मूव आउट एंड डिस्टर्ब द गवर्नमेंटल मैटर्स, कुछ इस तरह से हो, तो फिर वो मना कर दिया जाता है. अब वो लीगल इश्यूज होते हैं. गाइडलाइंस आर अवेलेबल ऑन BBFC वेबसाइट टू बेटर एजुकेट पेरेंट्स. ये आप जरूर गो थ्रू करोगे, BBFC की वेबसाइट पे जाओगे और आप गाइडलाइंस जरूर गो थ्रू करोगे. ये आपका छोटा सा टास्क है, मुझे स्नैन तुम्हें याद भी करवा देना है. ठीक है. उसके अलावा बिफोर दे वॉच इट, अलाउ देयर चिल्ड्रन टू वॉच इट. मतलब पेरेंट्स के लिए द BBFC ट्राई and alter their rules and regulations slightly to current public opinion in order to make sure that uh, their rating reflect contemporary British values. Obviously बात है. The BBFC contemporary भी तो आजकल की ब्रिटिश वैल्यूज जो सोसाइटी में चेंज आ गया है, जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो गई है, उसको किस तरीके से क्लासीफाई करना है, और जो उनकी जनरेशन से वैल्यूज चल रही है उनको कैसे लेके चलना है. BBFC हैज बीन नोन to refuse classification for certain films of extreme content, leading to the video nasties of 1980s. Although nowadays it is more likely that a film will receive an 18 certification in order to prevent it from becoming a scandalous, illegal film that the public who previously would have had no interest in it are now desperate to see. In this way, the BBFC are constantly working to keep public from harm, but still give adults freedom to judge for themselves what they wish to watch. ये उनकी रियलिटी है. वो कहते हैं हम जो एडल्ट्स हैं, जो सेंसिबल हो गए हैं, जिनको अच्छे बुरे की तमीज़ है, जो इतनी जल्दी ड्रग्स या वायलेंस से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, उनकी एज अकॉर्डिंग टू एज, वो उनको उन पे जजमेंट छोड़ देते हैं. As 37% of the population aged between 16 to 49% now describe themselves as active video game players. अब बात BBFC से हम पैगी यानी वीडियो गेम्स की तरफ आ गए हैं.
हसनैन आपके इंटरेस्ट की चीज़ पे आ गए हैं, वैसे बाकी सबका भी इंटरेस्ट होगा, आई एम श्योर, वली का भी. So it is only right that video games now have a board of classification similar to BBFC. This is why PEGI was created in 2003. Ratings on the front of video games show at what age PEGI deems or considers the game to be suitable. This has nothing to do with game difficulty. It is merely concentrates on violence, language, drug use, antisocial behavior, etc. in the game. Difficulty की base पे नहीं. And how those behaviors are presented to the audience. आपको पता है, हम केस स्टडीज में आपको पढ़ाऊंगा गेम्स की, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको गेम्स के बारे में दूंगा कि आपको शायद इंटरनेट पर जाना भी ना पड़े कि किस किस गेम ने क्या क्या गड़बड़ की इन द लास्ट 2 decades, और उनको फिर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. कुछ कंट्रीज से उनको टोटल बैन कर दिया, कुछ कंट्रीज ने फाइन भी किया, कुछ कंट्रीज ने क्लासीफाई किया, सो ऑन. GTA इज वन ऑफ देम. ठीक है, आपको मैंने कई दफा उसकी एग्जांपल भी दी हुई है. Although PEGI do try and encourage parental guidance on what a child should and should not be playing via symbols on the packaging, the lack of online information suggests that they might not be protecting the public from harm as effectively as BBFC. Yes, this is public opinion. ऐसे ही है probably. There are several factors which can lead, क्योंकि गेम इंडस्ट्री है वो नहीं चाहती थी कि हम इतना सेल्फ रेगुलेशन करें. However, film industry चाहती है कि दे वांट टू प्ले सेफ, कि हम हर चीज़ खुद ही रेगुलेट कर लें. राइट बात है, अगर 10 फिल्म हाउसेज में प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अपनी मनमानी करेंगे तो किसी एक ही गलती की सज़ा सबको उठानी पड़ेगी लेटर ऑन. अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, चेंजेस कर देती है, फ्रीडम उनके दबा देती है, तो उन्होंने कहा यार हम अपना रूल बना लेते हैं, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. अगर कोई वायलेट करता है और पब्लिक कंप्लेन करती है हमें, फिर हम उसको फाइन करेंगे, लाइसेंस का इशू क्रिएट करेंगे, कुछ भी होगा. और सब लोग उसको मानते भी हैं. ठीक है. So जैसे कि Netflix है, they are not bound to get certification from BBFC in Britain, because Netflix जो है वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज है, वो पब्लिकली एयर नहीं होती, ब्रॉडकास्ट नहीं होती, नेशनल टीवी पे नहीं चलती. वो तो इंडिविजुअल चलाते हैं अपने पर्सनल मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप पे. बट स्टिल नेटफ्लिक्स जो है एथिकली BBFC से सर्टिफिकेशन लेता है, बिकॉज उसने मार्केट में लॉन्ग टर्म चलना है. दैट इज वाई वो किसी भी प्रॉब्लम और इस तरह की मेस से बचना चाह रहे हैं. दैट इज वाई. एनीवेज, there are several factors that can lead to contemporary media regulation not protecting the public. The first and most obvious being that there are some outlets of mass media, yani media production houses, which are unregulated. Abhi bhi. An example of this is television. Uh, well, which is regulated only after if a number of complaints have been filed by the public. After 9 o'clock, films showing scenes or messages which are inappropriate for children can be showed. 9 o'clock को बोलते हैं watershed time. Watershed होता है 9 बजे से लेकर सुबह आई थिंक 5 बजे तक या 6 बजे तक. 5 o'clock probably, मुझे थोड़ा सा भूल गया. इस दौरान हर तरह का कंटेंट प्ले हो सकता है. ठीक है, जो कि आई मीन एडल्ट कंटेंट भी उसको बोल सकते हैं, अंडर अबव 18 भी प्ले हो सकता है. और लेकिन अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से तंग है तो फिर वो कंप्लेन करेंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको डाउन करना, बिकॉज हम जैसे कि उन्होंने कहा इट्स काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड. वेल, the TV channels companies themselves have no legal obligation to show only certain classifications of film, and it is up to the owners of the channel to decide what they want to show based on how they want their channel to be perceived. ठीक है. अब जो फैशन चैनल है वो फैशन कंटेंट हर तरह का लगाएगा, जो कि न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ में ब्लड शेड भी दिखा सकता है. वो हर एक की अपनी वो क्या परसेप्शन ऑडियंस को देना चाह रही है. दिस मीन्स दैट कंटेम्प्रेरी रेगुलेशन, no matter how efficient it is in cinema and on DVD, is completely void on TV, and there is no way of enforcing it. However, a similar, मैंने आपको शायद बताया था, ऑफकॉम जरूर देखता है ब्रॉडकास्टिंग चीज़ों को. तो टीवी भी ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन ऑफकॉम की मैटर्स थोड़े डिफरेंट हैं. ठीक है. However, similar non-regulated way to access film is on YouTube, which other than a small minority of video being 18 plus. Although you can obviously just lie about your age, most videos have no classification and so are available to the youngest of children. The difference between this and TV is that BBFC has recently become responsible for regulating music videos after the broadcaster have submitted it to them. अब वो YouTube भी submit करता है. Of course, there are billions of videos on YouTube, and BBFC cannot be expected to regulate all of them.
So despite these recent improvement, regulation is not really protecting the public online. यहाँ पे हम अभी पॉज कर रहे हैं. अब जो हम बात कर रहे थे कि कितनी इफेक्टिव है, इस पे आप कह सकते हो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज को क्यों खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, और यूट्यूब को क्यों खुला छोड़ा हुआ है. क्या BBFC क्यों नहीं कर सकता, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए, वो अपने लोग बढ़ाए, वो यूट्यूब की अगर बिलियंस ऑफ वीडियोस है उनको वो करे, या यूट्यूब अपना कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाए, अपना कोई वे बनाए जिसके थ्रू वो ऑटो कंटेंट डिटेक्ट हो जाए कि उसमें किस तरह का मटेरियल है, क्या वो बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है, या अगर कोई बंदा उसको डिसलाइक करता है बेस्ड अपॉन रॉन्ग कंटेंट, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, तो यूट्यूब कितना क्विकली उसको एक्शन लेगा. कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, बिकॉज अगर आप क्लेम करते हो कि हमें पब्लिक की प्रोटेक्शन, बच्चों की प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है, इसमें जस्ट इन अप्रोप्रिएट सीन्स नहीं होते, इसमें जैसे 13 रीजन वाई में सुसाइड के आइडियाज भी हैं, ठीक है, थ्रेट्स भी हैं, कुछ मूवीज है उसमें उन्होंने बहुत बहुत चीज़ें दिखाई होती हैं. पल्प फिक्शन में, जो कि मैंने पिछले केस स्टडी आप लोगों से शेयर किया वीडियो में, उसमें क्या था, उसमें यही था ना कि उन्होंने बहुत थॉरली प्लेजर की फॉर्म में हेरोइन कंज्यूम करते हुए दिखाया, और इससे यंग जनरेशन को ये मैसेज जाएगा कि मे बी शायद इट्स फन थिंग टू ट्राई. हाउएवर एज अ रिपटल, जो स्क्रिप्ट राइटर था या फिल्म मेकर थे, उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाए कि वो बंदी जिसने ड्रग ली थी, शी वाज अबाउट टू डाई, उसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन उसके हार्ट पे लगाया गया टू गेट हर बैक इन कॉन्शियस स्टेट. तो मतलब वो तकरीबन मरने के बाद डेथ से वापस आई थी बिकॉज ऑफ हाई डोजेज या unadaptability with her body of that dose, or maybe it was too minor in content. कुछ भी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तो वाइस वर्सा दिखाया, बट स्टिल उनको बैन किया गया कि वाई. 30 रीजन वाई में भी उन्होंने सुसाइड बहुत क्लोजली दिखाई, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वो जो एपिसोड है उसको 18 प्लस कर दिया, बाकियों को 13 या 15 रखा हुआ है, जिसमें कोई ऐसा ऑफेंसिव सीन नहीं है जिसका बच्चों की माइंड पे बुरा असर हो सकता है. So this brings end to today's class. हम यहीं से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे. Either it will be online or recorded. मेरा ख्याल है कल की रिकॉर्डेड कर लेते हैं, और आज अब हम बाकी QA सेशन करते हैं.